बंद कर दी क्योंकि उसमें तकनीकी खराबी आ गई है। अब एक्सपर्ट्स जुट गए हैं उस तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए। बड़ी खबर आपको बोरवेल हादसे से जुड़ी हुई इस वक्त ही बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, सबकी उम्मीदें इसी पे थी, 120 फीट की दूरी तय कर चुका है, लेकिन तकनीकी खराबी इस बीच में, क्या कुछ जानकारी आशीष? बिल्कुल, जो पाइलिंग मशीन है काफी तेज गति से खुदाई कर रही थी। सुबह 3 बजे इसको लगाया गया था और अब तक करीब 120 फीट की खुदाई कर चुकी थी और आगामी 1 से 1.5 घंटे में खुदाई पूरी हो जाती। लेकिन अब जो पाइलिंग मशीन में कुछ तकनीकी खामियां आई हैं, इसलिए जहां पर ये पाइलिंग मशीन जिस लोकेशन पर लगाई थी इससे हटाकर दूर कर दिया है और अब कुछ एक्सपर्ट जो मैकेनिक हैं वो इस पाइलिंग मशीन में जुटे हुए हैं। शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट है उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। अब संभवतः इसमें कुछ समय लग सकता है और उसके बाद में जैसे ही पाइलिंग मशीन की तकनीकी खामी दूर होगी उसके बाद में वापस यहाँ पर इसको लगाया जाएगा और खुदाई का काम शुरू होगा। ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें कुछ देरी होने की अब संभावना हो गई है। नहीं, अगर वरना ये ठीक चलता रहता तो करीब 1.5 घंटे में ये खुदाई का काम पूरा हो जाता और उसके बाद में इस जो नया जो बोरवेल बनाया जा रहा है, कोहिनूमा बोरवेल बनाया जा रहा है, इस बोरवेल में लोहे के डालने का काम होता और उसके बाद में फिर 5 से 7 की एक मैनुअल टनल बनती और उसके बाद में आर्यन को बाहर निकाला जाता। शाम को 5 से 6 बजे तक आर्यन बाहर आने की पूरी संभावना थी, लेकिन अब जो तकनीकी खामी आई है, अब इसमें जितना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा उस हिसाब से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी में भी देरी बढ़ती जाएगी। जब तक ये मशीन ठीक नहीं हो तब तक इसका आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलना संभव नहीं होगा। ठीक है, तकनीकी खराबी आई क्या है ये पता चल पाया आशीष? बिल्कुल, कुछ मिट्टी है, जो मिट्टी इसके जो अंदर मशीन का जो अगला हिस्सा है उसमें मिट्टी फंस गई है, जिसको तो कुछ हिस्से को खोलने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो टेक्निकल लोग हैं ये इस सिस्टम में समझते हैं, लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूँ इसमें कोई, क्योंकि मिट्टी फंसने के कारण इस मशीन में थोड़ा अंदर टेक्निकल मिस्टेक आई है और उसको अब ठीक किया जा रहा है, उसको खोला जा रहा है, उसके बाद में इसको सही हो जाएगी। लेकिन जो मैकेनिक है इन लोगों से हमारी बात हो रही है, उन्होंने कहा कि ये ऐसी टेक्निकल आ जाता है उसको ठीक करने में हमको आधा से 1 घंटे का समय लगता है। तो उम्मीद यही है कि आधे से 1 घंटे में ये जो टेक्निकल फॉल्ट जो इसमें आया है मशीन में वो ठीक हो और उसके बाद में एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो सके। जी, अभी कोई और जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद है या नहीं? बिल्कुल, जो जनप्रतिनिधि रात पर यहाँ पर थे, लेकिन अब सुबह का समय है तो नहाने धोने के हिसाब से शायद यहाँ पर वर्तमान में कोई भी जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद नहीं है। लेकिन दौसा के जो कलेक्टर हैं विपिन कुमार, वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। पिछले 3 दिनों से हर समय वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं और अभी भी वर्तमान में उनकी देखरेख में ही ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से एनडीआरएफ के जवान और दौसा के कलेक्टर ये ऐसे हैं कि जो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे हैं। मतलब तकनीकी खराबी उसको सही करने में आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, तकनीकी खराबी सही की जा रही है और उसके बाद से जो बोरवेल फिर उसके बाद 150 फीट खोदा जाएगा। 120 फीट आप बता रहे हैं कि खुदाई हो चुकी है आशीष? बिल्कुल, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब दौसा कलेक्टर से हमारी बात हुई, जो ये पाइलिंग मशीन है इसने अभी जो है 35 मीटर तक गड्ढा कर दिया है। इसमें हमको 47-48 मीटर की रिक्वायरमेंट है, तो ये अगले जो है 2 घंटे में जो है कंप्लीट खुदाई कर देगी और साथ ही जो है इसके बाद केसिंग होगी और केसिंग के बाद फिर जो है हॉरिजॉन्टल अप्रोच करेंगे, तो उसमें जो समय लगेगा उसके लिए बाकी सब टीम लगी हुई है और लगातार काम जारी है। बच्चे की क्या स्थिति है? बच्चे की स्थिति का भी हम नहीं कह सकते, जो जिस हिसाब से दिखाई दे रहा है, तो बाकी आप लोग देख लीजिए सब वहाँ पे जो डिस्प्ले में है। पूरा रेस्क्यू कब तक होने का है? कोशिश करेंगे कि जो है आज ये रेस्क्यू कंप्लीट हो जाए। आशीष अगर जुड़े हुए हो हमारे साथ, आशीष जरा आर्यन की कंडीशन बताइएगा। सीसीटीवी कैमरा पहुंच चुका है, डिस्प्ले में क्या आर्यन दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिया है एक बार फिर और उसमें आर्यन नजर आ रहा है, लेकिन आर्यन में कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दूं कि जो कल की रात निकली थी, बीती रात से पहले वाली रात वहाँ 2:30 बजे रात को मूवमेंट नजर आया था। उसके बाद में कल पूरे दिन भर कोई मूवमेंट नजर नहीं आया। आज की रात कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा।
यानी एक लंबा समय हो चुका है, करीब 30 घंटे से अधिक का समय हो चुका है जब आर्यन की कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। और जब से बोरवेल में आर्यन गिरा है तब से दूध, पानी, किसी प्रकार का कोई खाद्य सामग्री का उपयोग उसने नहीं किया है। और पहले जब वो हाथ हिला रहा था, उसमें मूवमेंट था, तब यहाँ ऊपर से दूध भेजा गया था, पानी भेजा गया था, लेकिन जो आर्यन है उसने दूध पानी का भी उपयोग नहीं किया, ना पी पाया वो। और इसी के कारण वो बाद में फिर वो बिल्कुल मूवमेंट भी बंद हो गया है। अब डॉक्टर्स से हमारी बातचीत हो रही है, डॉक्टर्स का कहना है कि आर्यन अनकॉन्शियस हो सका है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लंबे समय अनकॉन्शियस होने की स्थिति रहती है। ऐसे में संभवतः जो आर्यन है वो वर्तमान में अनकॉन्शियस है, और लेकिन पूरी स्थिति अपने तभी हो पाएगी जब आर्यन को बाहर निकाला जाएगा, जब डॉक्टर परीक्षण करेंगे तब पता चल पाएगा कि आर्यन की स्थिति कैसी है। लेकिन वर्तमान में जो सीसीटीवी फुटेज की पर हम ये कह सकते हैं कि आर्यन में अभी तक कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा, पिछले कोई 30 घंटे के करीब। माता पिता की कंडीशन क्या है आशीष? निश्चित रूप से माता पिता की कंडीशन खराब है, क्योंकि बच्चे में मूवमेंट भी नजर नहीं आ रहा है और एक लंबा समय बीत गया है। उनका जो अपना तो नन्हा सा जो बच्चा है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उनका रो रो कर बुरा हाल है। जो उनमें आंसू आ रहे थे कल परसों, वो आंसू भी अब सूख गए हैं और उनकी माँ पूरी तरह बेहोशी की हालत में है। बताया जा रहा है कि हमने जब उनके घर परिवार के अन्य लोगों से बातचीत की तो 3 दिन से घर में चूल्हा तक नहीं जला है। आस पड़ोस के लोग जब खाना लेकर आए तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। बिल्कुल भी जो खाद्य सामग्री है, जो माता पिता और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके छोटे छोटे भाई बहन है, उन्होंने भी खाना नहीं खा रहे हैं। वो भी अपने छोटे भाई को देखना चाहते हैं कि जब कब आर्यन बाहर आए। लेकिन कितने भाई बहन हैं? कितने भाई बहन है आर्यन के? बिल्कुल, आर्यन की बात करें तो आर्यन के कुल 6 भाई बहन है, और इनसे आर्यन से बड़े 3 भाई और 1 बहन है, और आर्यन से छोटे 2 भाई हैं। ऐसे में भाई बहन की संख्या कुल 6 है, और इसमें ये जो आर्यन था ये 4थे नंबर का बच्चा था। अच्छा आशीष, मुझे ये बताइएगा कि जब फाइलिंग मशीन इतनी तेजी से काम कर रही है तो इसको पहले या दूसरे दिन क्यों नहीं लगाया गया? क्या सोच रहे थे कि जेसीबी एलएनटी मशीन इतने गहरे फीट को इतने जल्दी काम पूरा कर लेगी? बिल्कुल, जेसीबी एलएनटी मशीनों का तो उपयोग है, क्योंकि गांव ग्रामीण स्तर पर शुरुआत के दौर में ही जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो चालू कर देते हैं। फिर उन्हें बंद इसलिए नहीं किया जा सकता कि एक उम्मीद रहती है कि ये भी एक इससे भी उम्मीद बनी रहती है। लेकिन जो एनडीआरएफ के जवान थे वो बोरवेल से सीधा बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहे थे। मेन तकनीक उस पर फोकस किया जा रहा था, और इस जो पाइलिंग जो मशीन है इसको पहले दिन से ही संपर्क साधने की कोशिश हुई थी, और उसके बाद में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के दखल के बाद ये पाइलिंग मशीन यहाँ पर पहुंची है। क्योंकि बहुत संभवतः क्योंकि इतनी बड़ी मशीन है और गांव ग्रामीण क्षेत्रों में लाने में भी बड़ी दिक्कत होती है। करीब 1 दिन इसको यहाँ पे आने में लगा था। रास्ते में काफी सारे जो लोगों के मकान होते हैं, उनके जो चबूतरे होते हैं, उनको तोड़ना पड़ा था। नहीं आशीष, तो आखिर तोड़ना पड़ा ना, एट लास्ट मशीन की हेल्प लेनी पड़ी, मदद लेना पड़ा, रैम्प को तोड़ना पड़ा, घरों को तोड़ना पड़ा। तो ये कदम पहले लिया जाता तो शायद अब तक आर्यन बाहर आ सकता था। अगर हम मशीन की हेल्प नहीं लेते तो अलग बात थी, लेकिन तीसरे दिन आखिर मशीन की हेल्प लेनी ही पड़ी, तो पहले दिन क्यों नहीं? बिल्कुल, क्योंकि ये शायद बच्चे का जो बोरवेल से निकालने का पहला केस होगा जो पाइलिंग मशीन से निकाला जा रहा है, क्योंकि अब से पहले इस मशीन का उपयोग नहीं किया गया है। एक महिला को जरूर निकाला गया था सवाईमाधोपुर जिले में, तो वो बड़ी महिला थी, उसको निकाला गया था, और उसी के आधार पर ये अंदाजा लगाया गया है कि इस मशीन को मंगाया जाए, और उसके बाद में इसको मंगाया गया है। और अब अगर ये सक्सेस हो जाता है पूरा सिस्टम, तो आगामी भविष्य में भगवान ना करे कि ऐसे हादसे हो, लेकिन इस तरह के हादसों में ये मशीन अब सार्थक साबित हो सकती है, और ताकि ये बच्चों को जल्दी रिकवर करने में संभव हो सकेगा। अच्छा, अब ये बताइएगा तकनीकी जो खराबी आई है वो कहां तक पहुंची है, कितना सही हो पाया है, कितना समय और लगेगा? लेटेस्ट जानकारी जरा दीजिएगा आशीष।
बिल्कुल कोई ये जो तकनीकी खामी है इसमें जो मैकेनिक है इन मशीन के वो ही इसको ठीक करने में जुटे हुए हैं, कोई इंजीनियर्स नहीं जुटे हुए हैं। तो ऐसे में मैकेनिक 2 से 3 जो लड़के हैं वो काम कर रहे हैं और वो उनका ये कहना है कि भैया हमको पहले काम कर लेने दीजिए। तो हमारी भी उद्देश्य यही है कि मशीन ठीक जल्दी हो जाए। उन्होंने हमको ये बताया कि इसमें आधे से 1 घंटे का समय लग सकता है। तो क्या कोई इंजीनियर नहीं है इस मशीन को सही करने के लिए? बिल्कुल, ये मशीन संभवतः कोई विदेशी कंपनी की मशीन है और अगर ये टेक्निकल फॉल्ट सही नहीं हुआ तो कंपनी के थ्रू संपर्क करके कोई एक्सपर्ट इंजीनियर को भी बुलाया जाएगा। लेकिन जो स्थानीय जो मैकेनिक हैं जो इस मशीन से जुड़े हुए जो काम करते हैं, इस मशीन का जो चलाने का काम करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं, वो लोग एक्सपर्ट हैं। उनका कहना है कि हम इसको आधे से 1 घंटे में इसको सही कर लेंगे। और यदि फिर भी सही नहीं हो पाता है तो जो कंपनी जिस कंपनी की ये मशीनें हैं उस कंपनी का कोई एक्सपर्ट इंजीनियर को बुलाना पड़ सकता है। लेकिन उसकी उम्मीद कम है क्योंकि ये जो मैकेनिक जो इसको चलाते हैं, जो इसको ऑपरेट करते हैं, वो लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो एक छोटी मोटी जो फॉल्ट आती है उनको ठीक कर लेते हैं। हालांकि समय जरूर लग जाता है। जी, मतलब हर एक कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कोशिश अगर फेल हो रही है तो उसका बैकअप प्लान एक तरह से नहीं है आशीष। अगर बैकअप प्लान होता तो मुझे लगता है सारी चीजें ऑन टाइम हो जाती। फिलहाल डीएम देवेंद्र कुमार वहां मौजूद हैं आशीष? जी बिल्कुल, जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार यहाँ मौजूद हैं और वो पूरे जो मैकेनिक हैं और इंजीनियर्स हैं, जो सरकारी इंजीनियर्स हैं, उनको बुलाया जा रहा है। लेकिन उनके डिपार्टमेंट का ये काम नहीं है, कंपनी के इंजीनियर्स ही आएंगे और उनको आने में काफी लंबा समय लग जाता है क्योंकि वो देश के किसी भी राज्य में हो सकते हैं। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि पहले जो स्थानीय लोग हैं जो इस काम से जुड़े रहते हैं उन्हीं से ठीक करवाया जाए ताकि आधे से 1 घंटे में ये सफलता मिल सके। क्योंकि बाहर से कोई भी एक्सपर्ट आएगा, इंजीनियर आएगा तो उसमें इतना ही समय लगता है। तो उसका इसलिए जो इस काम से जुड़े हुए जो मैकेनिक है, मिस्त्री टाइप के जो लोग हैं, उनसे ये काम करवाया जा रहा है। आशीष, अगर आपके कैमरा वहां तक पहुंच पाए डिस्प्ले स्क्रीन तक, तो लेटेस्ट जो फोटो है बोरवेल की वो आप हम तक शेयर कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। आर्यन को अगर देख पाए, उनके माता पिता को दिखाया जा रहा है या नहीं दिखाया जा रहा आर्यन को? आर्यन पूरी तरह अनकॉन्शियस है कुछ, क्योंकि वहाँ उसको माता पिता को ज्यादा दिखाया भी नहीं जा रहा है क्योंकि बच्चे को वो देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बच्चे का कोई हलचल उसके अंदर है नहीं। इसलिए जो बगल में जो मेन जिस बोरवेल में आर्यन गिरा था उसके बगल में एक कोहिनूमा बोरवेल बनाया जा रहा है और जैसे ही ये 150 फीट का हो जाएगा तब एक साइड से एक टनल बनाई जाएगी 5 से 7 फीट की और फिर उसके बाद में आर्यन को निकाला जाएगा। परिवारजनों की बात करें तो परिवारजन भी पूरी तरह कॉन्शियस स्थिति में है, बोलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है और वो काफी परेशान हो चुके हैं क्योंकि पिछले 3 दिनों से खाना पीना कुछ नहीं खाया और वो बिल्कुल रोने में उनका समय निकलता जा रहा है। इसलिए वो अपनी स्थिति में भी नहीं है कि वो कुछ मीडिया से बात कर सके या फिर किसी से बात कर सके। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। और चलिए ये भी बड़ी खबर आपको दौसा के बांदीकुई से बता रहे हैं, जहां बांदीकुई जंक्शन पर रेल पटरी टूटी हुई नजर आई। दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह पटरी टूटी है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म 1 पर आने के बाद से ये पता चला है कि दरअसल प्लेटफॉर्म 1 पर जिस पे ट्रेन आ रही है उसकी पटरी टूटी है। करीब 15 mm का रेलवे लाइन में क्रैक आया है। एक यात्री की नजर पड़ी तो उसने फौरन रेल प्रशासन को इसकी सूचना दी। करीब 1 घंटे तक हिसार जयपुर पैसेंजर को मौके पर खड़ा कर दिया गया। ट्रेन के डिब्बे के नीचे जाकर रेलवे लाइन में मीटर प्लेट फिक्स की गई है और अब ट्रेनों को कोसन ऑर्डर के साथ निकाला जा रहा है। रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने में रेल कर्मचारी जुटे हुए हैं। और बड़ी खबर आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी हुई बताते चलें, जहां भर्ती का नोटिफिकेशन इसी महीने जारी होगा। जी हां, 15 विभागों में 90,000 रिक्त पदों पर नोटिफिकेशन जारी होगा। लाइब्रेरियन, पशुधन सहायक, कांस्टेबल, जेल प्रहरी, संस्कृत शिक्षा, सहकारी बैंक, राजफेड, ऊर्जा विभाग, सहायक आचार्य,
सर्वेयर फोरमैन एनएचएम जेटीए के रिक्त पदों की एप्लीकेशन भेजी जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को विभिन्न विभागों से ये एप्लीकेशन मिली है। भर्ती सूचनाओं के परीक्षण के बाद चयन बोर्ड ये नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो बड़ी भर्ती एक तरह से अब निकलने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भर्ती का नोटिफिकेशन इसी महीने जारी कर दिया जाएगा कि कितनी भर्ती कहां किस पदों के लिए, ये भी हमने आपको बताई है। और कब होगा ये पूरे नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। न्यूज 18 राजस्थान की ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपको बता रहे हैं। तो भर्ती का नोटिफिकेशन इसी महीने जारी होगा, ये आपको बता रहे। लाइब्रेरियन, पशुधन सहायक, कांस्टेबल और जेल प्रहरी, इन तमाम पदों के लिए अब भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी इसके लिए तैयारी कर रहे होंगे वो उनके लिए ये खबर जरूर खुशी भरा है। ज्यादा जानकारी के साथ लवली हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। भर्ती का नोटिफिकेशन इसी महीने जारी होगा लवली, लेकिन कब तक और क्या पूरी डिटेल्स इसमें? देखिए, नोटिफिकेशन के संबंध में जो है वो सरकार की तरफ से जो विभाग हैं अलग अलग जिनमें पद रिक्त हैं उनकी जो सूचना है वो भेजी जा चुकी है कर्मचारी चयन बोर्ड को और आरपीएससी को। तो मोटे तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो इसका नोटिफिकेशन जल्दी जारी करेगा, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन से जुड़े हुए ज्यादातर पद जो है वो इसमें शामिल हैं। करीब करीब जो है वो 90,000 के आसपास ये पदों की संख्या जो वो है वो बताई जा रही है। और अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत लंबे समय के बाद में 4th ग्रेड जो वर्कर्स हैं, चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी, उनके सबसे ज्यादा पद इसमें होंगे 52,000 के आसपास। और जो ड्राइवर्स के पद है वो 2400 के आसपास होंगे। तो ऐसे में बड़ी आबादी को जो कह सकते हैं कि रोजगार की सौगात जो है वो राजस्थान की भजनलाल सरकार देने जा रही है। और इसके लिए बाकायदा सरकार की ओर से जो है वो युद्ध स्तर पर तय समय पर भर्ती पूरी हो इसकी मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है मुख्यमंत्री कार्यालय से भी। और यही कोशिश है कि इसी महीने यानी कि दिसंबर के अंत से पहले इसी साल के अंत में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और नए साल में इन भर्तियों को तय समय पर पूरा करने की जो तैयारी है वो की जा रही है कर्मचारी चयन बोर्ड में। कर्मचारी चयन बोर्ड में जो अभ्यर्थनाएं मिली है, जो सूचनाएं मिली है भर्ती की, उन्हें छांटने का काम, उनका परीक्षण का काम जो है वो चयन बोर्ड ने अंतिम रूप में वो पहुंच चुका है। और ये माना जा रहा है कि अगले 2-4 दिनों के अंदर जो है नोटिफिकेशन की जो पत्रावली है, जो फाइल है वो। बहुत शुक्रिया लवली तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और इधर राजस्थान कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का एक वीडियो शेयर कर भजनलाल सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो के जरिए दावा किया है कि समिट के दौरान खाना खत्म होने से मेहमान तरसते रहे। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि निवेश आएगा या नहीं, लेकिन किरकिरी में कोई कमी नहीं है। तो राजस्थान का आप एक्स हैंडल देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि तमाम जो कांग्रेस के नजरिए से राइजिंग राजस्थान समिट जो किया जा रहा 3 दिवसीय, उसमें जो जो कमियां उनके नजरिए से नजर आई वो लिखी गई हैं। चाहे खाना खत्म को लेकर हो, मेहमान तरसते रहे, डेलीगेट्स पार्किंग में उलझे रहे, तमाम वो देखिए अव्यवस्थाओं को लेकर निवेशक परेशान है, विधायक समारोह से बाहर रहे, सोनू निगम नाराज रहे, सीएम उठकर चले गए, राष्ट्रीय झंडे लगाने को लेकर तमाम ये देखिए पॉइंट्स वाइज पीएम के आने के बाद भी नामी उद्योगपति आए नहीं। तो ये तमाम ये शिकायतें एक्स हैंडल पे ट्वीट की गई। बीकानेर मूल के आईएएस संजय मल्होत्रा 11 दिसंबर से आरबीआई गवर्नर का अपना कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं, जिससे बीकानेर के बाशिंदे खुशी से फूले नहीं समा रहे। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। कामयाबी ऐसी हो कि पुरानी पत्रिकाएं निकाली जाने लगे, साथ गुजारे गए लम्हे आंखों में उतर आए। तस्वीरें आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के मामा की हैं। संजय के मामा कहते हैं कि उनका भांजा शुरू से ही बहुत ही मेहनती और मेधावी था। वैसे तो वो शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट है, और लेकिन ये एक उपलब्धि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और साथ में ये उसकी खुद की मेहनत का फल है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही एक सिंसियर, हार्ड वर्कर और ऑनेस्ट जो है वो। आईआईटी में टॉपर रह चुके संजय मल्होत्रा की पढ़ाई लिखाई बीकानेर के इसी केंद्रीय विद्यालय में हुई है।
इसके बाद आईएएस में सिलेक्ट होने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग बीकानेर उत्तर में एसडीएम के तौर पर हुई। स्कूल में उनके सीनियर अखिलेश प्रताप सिंह कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था की गहरी समझ उसे विशेषज्ञ बनाती है। चर्चा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनने के पीछे उनकी वित्त और आर्थिक मामलों की विशेषज्ञता रही है। आर्थिक नीतियों का वैसे ही हमने संजय को विशेषज्ञ के रूप में देखा। लंबे समय से वो रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में कार्य करते थे और केंद्र सरकार के जितने भी पिछले 3 या 4 वर्षों के बजट है, बहुत ही विश्वास के साथ उसमें उनका बनाने में पूरा सहयोग रहा। और उनके मैंने इंटरव्यूज भी कई बार देखे, बड़े बड़े लेख भी देखे, तो बहुत ही आर्थिक विषय को लेकर बहुत बड़े जानकार थे। संजय मल्होत्रा के स्कूली दिनों को याद करते हुए अखिलेश प्रताप सिंह न सिर्फ उनकी पढ़ाई लिखाई बल्कि फिजिकल फिटनेस को भी याद करते हैं। तो एक आउटस्टैंडिंग अलग फिजिक वाला लड़का था, जिसको कहते हैं ना बॉडी, एक एथलेटिक बॉडी उसकी थी, जैसे लगता था कोई बॉडी बिल्डिंग करने का उसका शौक था। वास्तव में मैं उसको शाम को देखता था, बीएसएफ कैंपस में दौड़ा करता था 5-5, 6-6 किलोमीटर तक। और उसका नतीजा आया जब हमने हाउस कंपटीशन में देखा। मैं जैसे तिलक हाउस में था, वो टैगोर हाउस का था, तो जब 100 मीटर की स्प्रिंट रेस हुई तो 10 या 11 सेकंड में उस संजय ने उसको पूरा कर लिया। तब लगा कि पढ़ने के साथ साथ ये लड़का एक आउटस्टैंडिंग एथलीट भी है। अखिलेश प्रताप सिंह जैसी ही गर्व की अनुभूति संजय के पड़ोसी हिमांशु शर्मा को हो रही है। हाँ, व्यास कॉलोनी में मेरे पड़ोसी हैं और इनके घर मेरा आना जाना भी था। इनकी मदर के साथ भी मेरे काफ़ी अच्छे संबंध थे। इनका जो मकान था वो भी मैंने सेल आउट किया था। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री जो है गोविंद राम जी मेघवाल, उनको दिया था। और आज मतलब बीकानेर के लिए बहुत गर्व की बात है कि बीकानेर का लाडला आज इस पद पे पहुंचा है। संजय मल्होत्रा का कार्यकाल ऐसे वक्त में शुरू हो रहा है जब इकोनॉमिक ग्रोथ में सुस्ती दिखाई दे रही है और इन्फ्लेशन फिर से सिर उठा रहा है। लेकिन बीकानेर के बाशिंदों को अपने लाल पर भरोसा है। वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि संजय हर चुनौती का समाधान तलाशने में कामयाब रहेंगे। 1990 बैच के आईएएस संजय मल्होत्रा को आरबीआई का गवर्नर बनाने के बाद पूरे शहर में खुशी की लहर चल रही है। इसका मुख्य कारण है कि संजय मल्होत्रा ने जो अपनी स्कूली पढ़ाई है वो बीकानेर के सेंटर स्कूल से की थी और उसके जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर हैं और उसके साथ जो सहपाठी थे उनमें भी अब खुशी देखी जा रही है। कारण ये है कि देश के इतने बड़े पद पर पहुँचने वाले संजय जो हैं वो बीकानेर से उनका काफ़ी जुड़ाव रहा है। उनका पुराना मकान भी बीकानेर में था। तो ऐसे में लोगों में अब बहुत ज़्यादा खुशी देखने को मिल रही है कि उनके बीच से निकला हुआ एक शख्स आज देश के बड़े पायदान पर अपना नाम रोशन कर रहा है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और